बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इंजीनियर थी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मुझे नौकरी की ऑफ़र आती, लेकिन मेरे चचा ने मेरी शादी अपने निकम्मे मैट्रिक फेल लड़के से कर दी, जो सारा दिन गलियों में फिरता रहता। शादी के बाद मैंने सब भूल निभाने की बहुत कोशिश की। मेरा शौहर बोला कि मुझे अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें थी, मैंने दे दी। अब वो रोज़ मुझसे मेरी तस्वीरें ले जाता और ढेर सारे पैसे लेकर आता। जब एक दिन अचानक रात को दरवाज़ा बजा, मैंने बाहर झांका तो लगा कि अभी मर जाऊंगी, क्योंकि बाहर 10 मर्द। मेरा नाम समन है, मेरा ताल्लुक़ हारून आबाद से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अम्मा बाबा मुझे प्यार करते, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। बाबा ज़्यादा अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन जब भी काम से वक्त मिलता तो हम खूब इंजॉय किया करते, घूमने निकल जाया करते। हम अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाते। मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अम्मा और बाबा के साथ गुजार रही थी। बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं। मैं कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज का माहौल बहुत अलग था। नई दोस्त, नया माहौल में कॉलेज में भी किताबों में खोई रहा करती थी। आसपास के माहौल से बिल्कुल बेफिक्र होकर बस मुतालिया करती रहती। इस मॉडर्न दौर में जब हर कोई मोबाइल पर बिज़ी रहता, सब लड़कियां किताबों से ज़्यादा मोबाइल को वक्त दे रही थी, लेकिन मैं किताब के लिए एक तरफ बैठी पढ़ रही थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब भी कोई नई किताब मार्केट में आती तो मैं फ़ौरन किताब ख़रीदने पहुंच जाती और घर पहुंचते ही इस किताब का मुतालिया शुरू कर देती। कुछ दिनों से मेरे एग्ज़ाम शुरू थे, इसीलिए मैं कुछ और नहीं पढ़ पा रही थी। मैंने सोचा कि एग्ज़ाम हो जाएं तो फिर मैं फ़्री हो जाऊंगी, आराम से दोबारा से किताबों का मुतालिया करूंगी। कुछ दिन बाद मेरी आखिरी पेपर्स थे। मैं इसी में मसरूफ़ थी जब एक दिन बाबा के कुछ मेहमान घर पर आए हुए थे। अम्मा ने मुझे बताया भी था, लेकिन मैं पेपर की तैयारी में भूल गई थी। अम्मा कमरे में आई और कहा कि समन, बाहर मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम हो के अभी तक वैसे की वैसी बैठी हो। मैंने कहा कि अम्मा, मेरा मिलना ज़रूरी तो नहीं है। आप कह दें कि मैं सो चुकी हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी से भी मिलने का। अम्मा ने कहा कि ये कौन सा वक्त है सोने का जो बहाना बना दूँ, और तुम्हारा मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अगर तुम्हारे अलावा होते तो तुम्हें उठने की ज़हमत ना देती। वो तुम्हारे बाबा की दोस्त की फैमिली है, पता भी कितने अच्छे लोग हैं। तुम्हारे बाबा का कितना साथ दिया है उन्होंने। फिर अम्मा ने कहा कि जब तुम्हारे बाबा काम की तलाश में धक्के खा रहे थे और हम इतने परेशान थे, तब उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा साथ दिया था। तुम्हारे बाबा अगर परेशान होते तो उनके दोस्त छोटी से छोटी बात पर भी उनके लिए फ़िक्रमंद हो जाया करते, लेकिन कभी तुम्हारे बाबा का साथ नहीं छोड़ा। और कितने अफसोस की बात है कि तुम उठकर उन्हें मिल भी नहीं सकती। जानती भी हो कि कितने अरसे बाद वो हमसे मिलने आए हैं। मैंने सर पकड़ लिया और कहा कि अम्मा प्लीज़ बस कर दे, मिलना ही है ना, आप जाएं, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। अम्मा ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे बिखरे बालों और चश्मे के साथ मत चली आना, अपना होलिया दुरुस्त कर लेना। मुझे अपने पेपर की इतनी टेंशन थी, ऊपर से बाबा ने अपने दोस्त को दावत पे बुला लिया। मैं बाल बनाते हुए बुड़बुड़ा रही थी कि पता भी था कि हमारी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर भी घर दावत रख ली। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे उनके दर्शन करवाना क्यों ज़रूरी है। आज मुझे अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने पर रह रह कर दुख आ रहा था। काश मेरे 4-5 बहन भाई मज़ीद होते तो मुझे आज फ़िक्र ना होती। तब किसी को पता चलना था कौन सा बच्चा आकर मिला और कौन सा नहीं। फिर मैं मेहमानों से मिलने चली गई। मुझे देखते ही बाबा के दोस्त की बीवी खड़ी होगी, प्यार से मुझे गले से लगा लिया। अम्मा से कहने लगीं कि भाभी, समन तो माशाअल्लाह से बहुत बड़ी हो चुकी है। उन्होंने ये कहकर मुझे अपने पास से बिठा लिया। बाबा ने अपने दोस्त अंकल रऊफ़ की फैमिली से तारुफ़ करवाया। रऊफ़ अंकल की एक बेटी और एक बेटा था। वो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। उन्होंने बाबा से कहा कि तुमने हमें खाने पर बुलाया, हमने सोचा साथ ही ये खुशखबरी भी सुना देते हैं। अम्मा बाबा बहुत खुश हुए। रऊफ़ अंकल कुछ अर्से से पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना कारोबार यहीं सेट कर लिया था। सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी की नज़र मुसलसल मुझ पर है। जब मैंने सर उठाकर देखा तो रऊफ़ अंकल का बेटा, जिसका नाम फ़वाद था, मेरे देखते ही उसने नज़रें झुका ली। फिर वो लोग जाने के लिए खड़े हो गए। बाबा ने बहुत इसरार किया कि आज हमारे पास ही रुक जाते, लेकिन अंकल रऊफ़ ने कहा कि आप जानते हैं शादी वाला घर है, इसलिए काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर वो हम सबको शादी पर ज़रूर आने का कहकर चले गए। मैं उठकर कमरे में गई और फिर से पेपर की तैयारी में लग गई। रात देर तक पढ़ती रही और सुबह बड़ी मुश्किल से आँख खुली थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मैं बेफ़िक्र होकर किताबों के मुताले में लग गई। अम्मा ने मुझे देखा तो कहा, समन, अभी तो तुम एग्ज़ाम से फ़ारिग हुई हो, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, क्या हर वक्त किताबी कीड़ा बनी रहती हो। मैंने कहा कि अम्मा, आप जानती हैं कि मुझे किताबों से कितना लगाव है। मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन किताबों को नहीं छोड़ सकती। अम्मा ने कहा कि कुछ खाना पकाना भी सीख लो, कल को जब तुम्हारी शादी हो गई तो ससुराल में सब बातें करेंगे कि एक बेटी थी, उसे भी लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया।
मैं चश्मा ठीक करते हुए अम्मा से कहा, क्या लड़कियों का काम सिर्फ खाना पकाना और घर संभालना ही होता है? इन सब के अलावा ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? अम्मा ने कहा कि जब खाने का पता है तो पकाने से इतना मसाला क्यों है तुम्हें? अब तुम फ्री होती हो इसलिए अच्छी बेटी बनकर किचन की तरफ भी ध्यान दो, कुछ बनाना भी सीख लो ताकि कल को तुम्हें किसी चीज़ के लिए दूसरों की मोहताज ना होना पड़े। मैंने कहा कि अम्मी, पहली बात तो ये कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, और रही बात किचन के कामों की तो वो मैं ज़रूर सीख लूँगी, लेकिन अभी आप मुझे किताब पढ़ने दें, पहले ही मैं इतने दिन मुताला नहीं कर सकी। अम्मा मुझे प्यार से देखते हुए मेरे पास खड़ी होगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, अगर कल को सास से यूँ कहा कि जाएँ मुझे किताब पढ़ने दें तो बेटा जी, आपके 7 तबक़ रोशन हो जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा कि मेरी प्यारी अम्मा जान, मैंने तो सास को भी किताब देकर बिठा दिया करना है कि लो पहले किताब पढ़ो फिर कुछ और करने को कहना। अम्मा भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अंकल रऊफ़ की बेटी की शादी के दिन नज़दीक आ चुके थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था, मगर बाबा ने कहा कि उन्होंने बहुत इसरार किया है, तुम्हें साथ लेकर आएँ। अम्मा ने कहा कि आ जाऊँगी, सबसे मिलूँगी तो ही पता चलेगा कि बाहर की दुनिया का। मैंने कहा कि ओके ओके ठीक है, चलती हूँ। फिर हम लोग अंकल रऊफ़ के घर के लिए निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो मैं उनके घर को देखती रह गई। कितनी खूबसूरती से घर सजाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शोर शराबा बहुत था और गहमा गहमी से मुझे कोफ्त आती थी। कुछ देर सबके साथ बैठी रही, फिर उठकर अकेले में बैठ गई। बाबा अंकल रऊफ़ के साथ बाहर मेहमानों में जाकर बैठ गए और अम्मा अंकल रऊफ़ की बीवी के साथ ऊपर कमरे में जेवर वगैरह देखने चली गई। मैं ऐसे ही बैठी अपना चश्मा साफ़ करने लगी जब किसी की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो वो अंकल रऊफ़ का बेटा फ़वाद था। उसने मुस्कुराकर मुझे कहा कि वैसे आप ऐनक के बिना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने फ़ौरन चश्मा दोबारा से लगा लिया। फिर फ़वाद ने कहा कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? मैंने कहा कि बस वैसे ही। फिर वो किसी के बुलाने पर बाहर चला गया। शादी की तकरीब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। बेटी को रुखसत करना किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता। अंकल जहाँ इतने खुश थे वहीं बेटी की जुदाई से उदास भी थे। शादी की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी, हम घर वापस आ गए। रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे मौक़ों पर कुछ ना करने के बावजूद थकावट पता नहीं क्यों हो जाती है। मैं आते ही कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह बहुत देर से उठी थी। एक दिन अम्मा बहुत खुश थी। मैंने पूछा तो बताया कि कुछ नहीं, और मेरा माथा चूमकर किचन में चले गई। शाम को रऊफ़ अंकल और उनकी बीवी आए हुए थे। मैं उनसे मिली तो अंकल रऊफ़ ने बाबा से कहा कि हाँ भाई, फिर क्या सोचा इस बारे में? बाबा मुस्कुराने लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बात कर रहे हैं। बाबा ने अंकल रऊफ़ से कहा कि जैसा तुम कहो, हमें कोई एतराज़ नहीं। जब बाबा ने कहा कि समन आपकी बेटी भी है और फ़वाद से बढ़कर अच्छा और सुलझा हुआ लड़का हमें मिल ही नहीं सकता, ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मा बाबा ने इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अम्मा बाबा पर बहुत गुस्सा था। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया और मुझे पता भी नहीं। फिर अम्मा कमरे में आई और कहा कि समन, मैं जानती हूँ तुम्हें अभी हमारा फ़ैसला सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद रखना कि ये फ़ैसला तुम्हारे लिए बेहतरीन है, और जानती हो कि फ़वाद तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने कहा कि वो पसंद करता है तो इसका मतलब है कि आप मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे, आप वही करेंगे जैसा वो चाहेगा। मैं गुस्से में थी। अम्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ उनको रजामंदी दी है, रिश्ता पक्का तो नहीं हुआ। तुम सोच लो अच्छी तरह, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता हम उसी वक्त इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। तुम फिक्र ना करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही होगा जो तुम चाहोगी। इतना कहकर अम्मा कमरे से चलेगी। न जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और अम्मा की बातों पर गौर करने लगी, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने इस ख्याल को दिल से झटक दिया। एक दिन मेरे मोबाइल फ़ोन पर फ़वाद की कॉल आई। मैं जानती नहीं थी कि किसका नंबर है। जब कॉल अटेंड की तो आगे से कोई बोला नहीं। मैंने 2 दफ़ा पूछा तो उसने कहा कि समन, मैं हूँ फ़वाद। उसका नाम सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप खैरियत, कैसे कॉल की? उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने तल्ख़ लहजे में कहा कि किस बारे में बात करनी है आपने? वह पहले तो खामोश हो गया, फिर उसने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तो फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा कि मैं आपसे आपकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता, आप मुझे पसंद नहीं करती, या मैं आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरता, फिर आप मुझे रिजेक्ट करने का पूरा हक़ रखती। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा कि फ़वाद साहब, मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार मेरे माँ बाप के पास है, वो मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। फ़वाद ने कहा कि लेकिन इस सब में आपकी मर्ज़ी सबसे अहम है, आपका दिल मेरे प्रपोज़ल के बारे में क्या कहता है? मैं चुप हो गई। जब मैं कुछ ना बोली तो फ़वाद ने कहा कि मैं तब तक इस रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगा जब तक आप दिल से राज़ी नहीं हो जाती। उसके बाद उसने अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी मैं किताब लेकर बैठती तो मैं पढ़ नहीं पाती।
जबकि मुझे मुताले का इतना शौक़ था। अब मैं हर वक्त फ़वाद के बारे में सोचती, लाख ढूँढने पर भी उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। अब दिल ने भी कहा था कि फ़वाद ही मेरे लिए बेहतर है। मैंने अम्मा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अम्मा बाबा बहुत खुश थे। मेरा और फ़वाद का रिश्ता तय हो गया और जल्दी शादी होने वाली थी। अब फ़वाद हर वक्त मुझे कॉल और मैसेजेस करता। एक दिन उसने कहा कि आपने मेरी मोहब्बत को कबूल किया, क्या आप भी मुझे पसंद करने लगी हैं। उसकी इस बात पर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। ख़ुद से पूछने लगी, क्या वाक़ई मैं फ़वाद को चाहने लगी हूँ। दिल ने कहा कि जब तुम्हें उससे बात करना, उसका ज़िक्र सुनना, उसका हर वक्त ख़्याल रहता है, ये सब अच्छा लगता है, तो समझो कि तुम्हें भी फ़वाद से मोहब्बत हो गई है और इस बात को तस्लीम कर लो। मैं ख़ुद से बातें करने लगी। मैं बहुत खुश थी, चाहे जाने के एहसास से मैं हवाओं में उड़ रही थी। फ़वाद का फिर से मैसेज आया। उसने वही सवाल दोबारा पूछा था। मैंने दिल से अपनी पहली मोहब्बत का इज़हार कर दिया था। उसके बाद फ़वाद के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश था। उसने कहा कि आप नहीं जानती कि आपके इज़हार ने मुझे कितना अमीर कर दिया है। मेरे लिए आपकी मोहब्बत दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। अब मेरी फ़वाद से रोज़ फ़ोन पर बात होती। अगर किसी दिन मैं बात ना करती तो वो परेशान हो जाता और घर पहुंच जाया करता, जबकि मैं उसे कहती कि तेरी फ़िक्र भी अच्छी नहीं है कि घर ही पहुंच जाओ। वो अपने सर पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराने लगता। मेरी फ़वाद से मंगनी को 1 साल हो चुका था जब फ़वाद के बाबा की तबीयत ख़राब होगी। अम्मा बाबा अयादत के लिए फ़वाद के घर पहुँच गए थे और जब अम्मा बाबा रात को घर वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अम्मा बाबा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। सब इतना अचानक हुआ कि मैं अपने हवास में ना रही। चचा जो तेरे अरसे से हमसे कभी मिले नहीं थे, वो भी एकदम आ गए थे। चचा गाँव में रहा करते थे, उनकी बाबा से कभी बनी नहीं थी। जो रिश्ते हमें जीते जी पसंद नहीं करते, हमसे मिलना गवारा नहीं करते, वह हमारे दुनिया से चले जाने पर कैसे मोहब्बत जताने आ जाते हैं। अम्मा बाबा का मुझे तनहा छोड़कर दुनिया से चले जाना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं रोती रही। फ़वाद और उसकी वालिदा ने मुझे बहुत संभाला था, मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 माह तक फ़वाद की वालिदा और बहन मेरे पास आते रहे। उसके बाद चचा ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि अब मैं आ चुका हूँ अपनी भतीजी के पास, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तक किसी सदमे से बाहर नहीं निकली थी। अम्मा बाबा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती। मैं रात को सोती नहीं थी। अम्मा बाबा की तस्वीर से बातें करती रहती। अम्मा बाबा को गए 1 साल होने को था। इस दौरान फ़वाद का मुझसे राबता ख़त्म हो चुका था। वो मुझे छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला गया और मुझसे मिलने भी नहीं आया। वो ऐसा कैसे कर सकता था। वो जानता था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं अकेली रह गई थी। जब से चचा अपने बेटे को साथ लाए थे, वो मुझसे बदतमीज़ी से बात करता। उसकी हरकतें भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। चचा से कितनी दफ़ा कहा कि अपने बेटे को वापस गाँव भेज दें, लेकिन वो भी मेरी नहीं सुना करते थे। चचा का बेटा कहता कि तुम तो चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं और तुम अयाशा करती फिरो। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे 2 थप्पड़ रसीद किए। मैंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे इस तरह की घटिया बातें करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं तो रोती थी, फ़वाद को याद करती। वो क्यों मुझे छोड़ कर चला गया। वो जानता भी था कि मेरा उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन नहीं, वो झूठा था। उसकी मोहब्बत भी झूठी थी। इसीलिए वो बीच राह में मुझे तनहा छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला गया। अम्मा बाबा से घर की रौनक थी। मैं अकेले बोर हो जाया करती थी। मैं नौकरी करना चाहती थी। मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। मैं इंजीनियर थी। चचा से कहा भी कि अब मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मना कर देते कि नहीं, तुम्हारे बाबा नहीं तो क्या हुआ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं ला कर दूँगा। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि ख़ुद को मसरूफ़ रख सकूँ। चचा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर रहा हूँ। चचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं, आप जानते हैं कि मैं फ़वाद के साथ मेरा रिश्ता तय है, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। चचा ने कहा कि वो सच्चा होता तो पाकिस्तान छोड़कर क्यों भागता, वो लौट कर नहीं आएगा, उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वो शादी की तैयारी करो। मैं चचा के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन चचा ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे माँ बाप का वास्ता देकर मेरी शादी अपने निकम्मे मैट्रिक फेल लड़के से कर दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, मैं इंजीनियर थी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मुझे नौकरी की ऑफ़र आती, लेकिन चचा ना माने। चचा का बेटा जो सारा दिन गलियों में फिरता रहता। शादी के बाद मैंने सब कुछ भूल कर अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की। फ़वाद के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, पर दिल मुर्दा हो चुका था। जो कुछ हुआ उसको अपनी किस्मत समझ कर कबूल कर लिया था। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें दे दो। मैंने कुछ भी पूछे बिना तस्वीरें दे देती। अब वो रोज़ मुझसे मेरी तस्वीरें ले जाता और ढेर सारे पैसे लाता। मैं पूछती तो कहता कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने पूछा भी हो तो मुझे कहने लगा कि अपने काम से काम रखा करो। फिर एक दिन अचानक रात को दरवाज़ा बजा।
मैंने बाहर झांका तो लगा कि भी मर जाऊंगी, क्योंकि बाहर कुछ आदमी दरवाजे पर खड़े थे। मैं बहुत डर चुकी थी। वापस कब्र की तरफ भागी तो आगे से चचा आ गए। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और दूसरे दरवाजे की तरफ ले गए। चचा ने कहा कि बेटी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। चचा मेरे शोर की सब बातें सुन चुके थे। चचा ने कहा कि मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करके बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे लायक नहीं था। उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है कि मुझे उससे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। उससे तुम्हें लोगों के हाथों बेच दिया है, लेकिन मैं तुम्हें उनके हाथों नहीं आने दूंगा। चचा ने कहा कि तुम इस दरवाजे से भाग जाओ, मैं उन लोगों को संभाल लूँगा। मैं रोती हुई घर से भाग रही थी। अम्मा बाबा के जाने के बाद क्या कुछ नहीं सहा था मैंने। मैं सड़क पर दौड़ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जब एकदम से किसी गाड़ी से टकरा गई और बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैं किसी के घर पर थी। मैं डरी हुई थी। उठकर वहाँ से भागने लगी तो आगे से एक औरत आ गई। जिसे मैंने देखा वो तो फवाद की वालिदा थी। उन्होंने कहा कि समन बेटा, तुम ठीक नहीं हो, तुम क्यों उठ गई हो? मैंने कहा कि आप पाकिस्तान वापस कब आए? उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुमसे किसने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं? मैंने कहा मुझे वो, और तभी वो शख्स अंदर आया जिसे देखकर मैं जिया करती थी, जिसे देखते ही मैं खुश हो जाया करती थी। वो फवाद था। मैंने उसे देखते ही गिरबान से पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जानते थे कि मैं अकेली रह गई हूँ, फिर भी पलट कर मुझे नहीं देखा, ये भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? फवाद ने कहा कि गिला तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जब तुम मुझे ज़बरदस्ती कबूल कर रही थी और दिल से अपने चचा के बेटे को चाहती थी, फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? जानती हो, जब से तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जब माँ बाप नहीं रहे तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना। तो मैं कितना टूट गया था। और उस वक्त मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, कितनी दफ़ा तुमसे मिलने आता रहा, लेकिन तुम्हारे चचा के बेटे ने कहा कि समन तुमसे मिलना नहीं चाहती, और कहा कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो। उस दिन मैं पागल हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तुमने मुझे एकदम से इतनी बड़ी सज़ा दी थी। मेरा क्या कसूर था? फवाद रो रहा था। उन्होंने कहा कि जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ भी नहीं हो तो बड़े बड़े ज़र्फ़ वाले भी हार जाया करते। मैं भी हार चुका था। फिर फवाद की वालिदा ने कहा कि जब फवाद घर नहीं लौटा तो मैं उसे ढूंढने निकल पड़ी। ये बेसद सा एक मस्जिद के बाहर बैठा था। फवाद की वालिदा ने कहा कि जब मैंने फवाद को आवाज़ दी तो उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं डर चुकी थी कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। इसका दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा था। मैंने रो रो कर दुआएं की और अपने बेटे को वापस ज़िंदगी की तरफ आते देखा। मैं ज़मीन पर बैठते चली गई। मुझे अपने इर्द गिर्द ज़मीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि मैं अपने चचा के साथ यहाँ आई थी तो पता चला कि आप लोग ये मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और फिर एक दिन चचा के बेटे ने मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया था। मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया करता था। मैंने कोई मैसेज नहीं किया आपको। जो कुछ भी किया वो चचा के बेटे ने किया था। मैं तो आपसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकती थी। फवाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फवाद की वालिदा ने मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। मैं भी जी भर कर रही थी। मेरे शोहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार करने लगा था। चचा ने भी अपने बेटे के ख़िलाफ़ गवाही दी और मुझे कोर्ट के ज़रिए तलाक़ दिलवाई। मेरे और फवाद के दरमियान जो गलतफ़हमियाँ थीं वो दूर हो चुकी थी। चचा के बेटे से तलाक़ ले चुकी थी और इद्दत पूरी होने के बाद फवाद ने मुझसे शादी कर ली। फवाद मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। फवाद की मोहब्बत से मुझे दोबारा से जीने का हौसला मिला था। हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए नहीं आया करता। कुछ तूफ़ान आपके रास्ते साफ़ करने के लिए आते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।